तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एप्लीकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज की जो क्लास है प्रगति बैच की आज पहली क्लास, जहां पर हम रियल नंबर्स पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का, जो सबसे सिंपल चैप्टर है। और इस चैप्टर को 6 मार्क्स का ये चैप्टर आता है आपका। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें मैथ्स में डाउट होता है, हमें मैथ्स समझ नहीं आता, हम मैथ्स में वीक है, ऐसे बोलते हैं। तो हमारे लिए कोई भी चीज बच्चे, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, या कोई भी चीज, सारे बच्चे जो होते हैं ना वो एक से होते हैं। बस दिक्कत है प्लानिंग की। एक सही प्लानिंग, एक सही स्ट्रेटजी के साथ यदि आप कोई चीज को करते हैं तो चीजें अपने आप में बहुत सरल हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट में क्या जो हमारे जो बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं वहां पर जो जैसे पहला मेरा कोई एग्जाम हुआ, जैसे मेरा पहला इंग्लिश का एग्जाम हुआ, उसके बाद मेरा मैथ्स का एग्जाम है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है 5 दिन की, 6 दिन की, या शुरुआत में 2 या 3 दिन की छुट्टियां होती हैं। इन 2-3 दिन की छुट्टियों में आप इतनी मोटी बुक कैसे करेंगे? तो एक सही प्लानिंग के साथ यदि आप चीजों को पढ़ते हैं तो चीजें अपने आप में क्या है, बहुत आसान है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए या आप किसी और प्लेटफॉर्म से जुड़िए, लेकिन एक सही प्लानिंग कैसे हमें करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज 10 जुलाई है। आज जो है वो क्या है, 10 जुलाई है। आज जो है 10 जुलाई है, और 10 जुलाई से भी आप यदि शुरू करते हैं, जैसे बहुत से बच्चों ने अभी शुरू नहीं किया होगा, यदि आप आज से भी शुरू करते हैं चीजों को तो चीजें अपने आप में बहुत आसान है। लेकिन एक सही तरीके से चीजों को शुरू करना है आपको, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि हम लोग एनसीईआरटी तो पढ़ते हैं, हम लोग एनसीईआरटी तो पढ़ते हैं, और आपको एनसीईआरटी पढ़नी भी है। आपको जो एनसीईआरटी है वो तो आपको करनी करनी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, एक सही तरीके से। उसके बाद क्या है, हमारे पास कुछ रेफरेंस बुक होती हैं। जैसे हमारे पास एक बुक होती है, इसको बोलते हैं हम लोग RS अग्रवाल, बच्चे जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक बुक है क्या, RD शर्मा, जो आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। तो मुझे कोई एक बुक लेनी है, RS अग्रवाल ले लीजिए या RD शर्मा ले लीजिए। इन बुक्स की मैंने कोई चैप्टर ले लिया, जैसे मैं शुरू करना रहा हूँ चैप्टर, इसका नाम है रियल नंबर। उसका नाम क्या है, रियल नंबर। तो मैंने आपको रियल नंबर का आज बेसिक क्लास कराऊंगा मैं आपको। तो आपने वहां से बेसिक जान लिए। बेसिक जानने के बाद आपने इस एनसीईआरटी से क्वेश्चंस किए, आपने इन 2 बुक से किसी एक बुक से क्वेश्चन किए, ठीक है। लेकिन कंडीशन इज दैट कि आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। सारे क्वेश्चन, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो सरल क्वेश्चन होते हैं, जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो कर लेते हैं, तब क्वेश्चन उन्होंने छोड़ दिए। ऐसे नहीं हो पाएगा। तो आपको कोई एक बुक, आपने एक बुक यहां से पकड़ी, आपने एक यहां से किसी एक से आपने किया, उसमें गए सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, और इन दोनों बुक से जो आपके खुद के जो डाउट्स हैं, इन दोनों बुक्स के जो आपके खुद के जो डाउट्स हैं, उनको एक सेपरेट नोटबुक में क्या करिए, नोट डाउन करिए। एक सेपरेट नोटबुक में उन क्वेश्चंस के जो डाउट्स हैं उनको क्या करिए, नोट डाउन करिए। आप क्या करेंगे, जैसे हमने चैप्टर में रियल नंबर, उसके मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा लिए, उसमें मुझे कुछ में डाउट आया, मैंने RS अग्रवाल कर ली, मैंने मान लिया आपने RS अग्रवाल करी, इसके आपको खुद के डाउट्स आए, उसने क्या किया, इन दोनों के जो डाउट्स हैं आपने एक सेपरेट नोटबुक में उनको नोट डाउन किया। अब क्या करेंगे, क्या दोबारा से एनसीईआरटी करने की जरूरत है? नहीं, फिर आपको दोबारा से एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है। जो टीचर ने उस चैप्टर के बारे में थ्योरी पढ़ाई है, आपको पहले वो पढ़ना है, उसके बाद आपको अपने डाउट्स करने, ये आपका मोर देन सफिशिएंट है। तो ये सबसे मेन प्लानिंग है, और हम लोग यहाँ पर वही कराने वाले हैं। जो हमारा जो प्रगति बैच है, यहाँ पर हम लोग आपको एनसीईआरटी कराएंगे, उसके एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज कराएंगे। उसके बाद हम आपको यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे। वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स के डाउट ही तो है, और कुछ नहीं है। वो बच्चों के क्या डाउट है, और क्या है, वो हमें लगता है वो एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर कराए हमने, यहाँ पर कॉम्पिटेंसी हम आपको कराएंगे। तो जो बच्चे कहते हैं मैथ्स सर बहुत वीक है, तो मैं उनके लिए, आपको समझ में आता है मैथ्स वीक नहीं है, मैथ्स वीक नहीं है, बस एक सही प्लानिंग के साथ। तो अब हमें जितने भी चैप्टर्स सारे जो है, उन चैप्टर्स की मैंने अच्छी प्लानिंग बनानी है। हर चैप्टर्स के आपको यहाँ पर डाउट्स जो आपके खुद के हैं, आपको एक अलग सेपरेट नोटबुक में आपको नोट डाउन करने, आपको उसकी थ्योरी पढ़नी है, बस आपको हो गया, ठीक है ना। तो एक सही तरीके से देखा, आपने देखा 5-6 दिन का जो गैप होता है बोर्ड के एग्जाम में, या 3-4 दिन का जो गैप होता है, क्या आप पूरी बुक पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो यही थी हमारी प्लानिंग, एक सही प्लानिंग के साथ करेंगे। आज जो क्लास है, यहाँ पर मैं आपको सारे चैप्टर्स कराऊंगा, यहाँ पर मैं आपको सब कुछ कराऊंगा। तो पहले हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद RS अग्रवाल आप करेंगे, ये लोग आप खुद करेंगे। मैंने आपको चैप्टर बता दिया, उसकी थ्योरी समझा दी,
आप क्वेश्चंस करिए फिर उसके बाद, ठीक है, उसको सेपरेट नोट डाउन करिए, फिर उसको क्या प्रैक्टिस करिए लगातार, वो चैप्टर लगातार आपको क्या हुआ फ्लो में आएगा। मैथ्स तो एक ऐसी चीज है जो लगातार प्रैक्टिस कर रही है आपको, ठीक है। तो जो बच्चे कह रहे हैं मैथ्स उनके लिए वीक है, तो वो मैथ्स उनके लिए वीक नहीं होगा, वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो जाएगा उनके लिए। तो आपने सुना भी होगा कुछ भी चीज दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, बस कोशिश करनी है हमें, एक कोशिश करने की जुनून होना चाहिए, और जिसके पास जुनून है ना उसको रोकने वाला कोई पैदा नहीं है। आइए तो मैं अब टॉपिक पे आता हूं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है रियल नंबर, मैथ्स का सबसे बेहतरीन चैप्टर, मैथ्स का सबसे क्लास 10th का सबसे सिंपल चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर, ठीक है। और उसकी भी आज होने वाली है बेसिक क्लास, मतलब हम आपको यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, मतलब चैप्टर में आपका फ्लो बनाएंगे कि आपको जब हम क्वेश्चंस कराएंगे एनसीईआरटी के, आर एस अग्रवाल के या फिर मोस्ट एक्सपेक्ट क्वेश्चन, तो आपको वहां पर चीजें समझ में आनी चाहिए, एक फ्लो सा बन गया आपका वहां पर। तो जो इस वीडियो में क्या क्या कराने वाला हूं, तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो। तो पहले हम लोग वही टाइप्स ऑफ नंबर हम लोग जानेंगे, क्या टाइप्स ऑफ नंबर, उसके बाद रियल नंबर क्या होता है, तो चैप्टर का नाम ही रियल नंबर है। उसके बाद फैक्टर्स, मल्टीपल, एलसीएम, एलसीएम, उनका रिलेशन, और उसके बाद प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो ये बेसिक्स है इस चैप्टर का, और इसके बाद आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जिसको पता है सर रियल नंबर क्या होता है, अच्छी बात है, जिसको नहीं पता उसको भी अच्छी बात है, क्योंकि इस क्लास के बाद हमें बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। आई होप आई अंडरस्टैंड ना। नाउ चलते हैं आगे। तो मेरे पास पहला टॉपिक है क्या, तो मेरे पास पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर जो हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास से, 7th क्लास से, 8th क्लास से, तो ये तो हमें पता है कि टाइप्स ऑफ नंबर में पहला आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है आप लोग जानते होंगे, वही क्या, काउंटिंग नंबर्स। तो नेचुरल नंबर क्या होता है सर, तो हम लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर इन द सेंस बच्चे काउंट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे मेरे पास क्या है 1, मैंने लिया 1 2 3 अप टू कहां तक, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर्स क्या है, काउंटिंग नंबर। जैसे मेरे हाथ में क्या है, कितने फिंगर्स है, 5, 1 2 3 4 5, काउंट कर सकता हूं। तो वो नेचुरल नंबर्स क्या है, काउंटिंग नंबर, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो 1 से लेके क्या, इन्फिनिटी तक। उसके बाद होल नंबर, और होल नंबर क्या होता है, तो मैं कह सकता हूं क्या, काउंटिंग नंबर विद जीरो, काउंटिंग नंबर्स विद क्या, जीरो, काउंटिंग नंबर विद क्या, जीरो। सही में आ गया, नहीं आ गया, काउंटिंग नंबर विद जीरो, दैट मींस क्या, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, अप टू क्या, सो ऑन। तो आपने चीज नोटिस किया, जीरो के अलावा ये सारा जो कुछ है वो क्या है, नेचुरल नंबर, वो सारा क्या है, नेचुरल नंबर। तो हम लोग कह भी सकते हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग क्या कहते हैं होल नंबर को, कि क्या, जीरो और क्या, नेचुरल नंबर, जीरो और क्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इंटीजर। तो इंटीजर क्या है, वही आपके क्या, नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर प्लस क्या, जीरो, और क्या बस पॉजिटिव नंबर्स, और क्या, पॉजिटिव नंबर। सही में आ गया, पॉजिटिव क्या, नंबर्स। मतलब सर क्या, नेगेटिव मतलब क्या, अप टू कहां से, नेगेटिव इन्फिनिटी से, -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 अप टू कहां तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सही में आ गया। तो इंटीजर्स क्या है, जो हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या, नेगेटिव नंबर्स, और क्या, जीरो, और क्या, पॉजिटिव नंबर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव नंबर्स हो गए आपके, ये यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ तक नेगेटिव नंबर्स हो गए, ये आपका जीरो हो गया। उसके बाद क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है। जो पॉजिटिव नंबर है ये क्या है आपके पास, नेचुरल नंबर, ये क्या है, नेचुरल नंबर, और ये क्या है आपके पास, जीरो, ठीक है। मैं ये भी कह सकता हूं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, तो मैं कह सकता हूं क्या, नेगेटिव नंबर्स, मैं कह सकता हूं क्या, नेगेटिव नंबर्स, और प्लस में क्या, होल नंबर, प्लस में क्या, होल नंबर। लोगों को डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर, जीरो प्लस नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर, ठीक है। तो डाउट है, सही में आ गया। हम लोग छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, नेचुरल नंबर मतलब क्या सर, काउंटिंग नंबर्स, क्या, काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर क्या, काउंटिंग नंबर विद जीरो, ठीक है, या फिर क्या, जीरो और क्या, नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स प्लस क्या, जीरो प्लस क्या, पॉजिटिव नंबर्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। तो आपने देखा वो छोटी क्लास में आपके क्वेश्चन आते थे कि एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, क्या सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर होते हैं, तो आंसर क्या है, नो। रीजन क्या है, तो मैं बोला क्या सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर होते हैं, तो आंसर क्या है, नो। रीजन क्या है, तो जो इंटीजर्स होते हैं वहां पर नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, वहां पर क्या, जीरो भी आता है, तो क्या नेचुरल नंबर में जीरो है, नहीं है, ठीक है ना। मैं कहूं आपसे क्या, ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर,
एवरी नेचुरल नंबर आर इंटीजर, तो आंसर क्या होगा? यस, सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर है कि नहीं नेचुरल नंबर। सही में आ गया। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और क्या? इंटीजर। तो और नेक्स्ट वन इज आपका क्या है? आपका है रेशनल नंबर, जो आप शुरू से पढ़ते भी आ रहे हैं रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर क्या होता है सर? जो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है। तो ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? जो Q है ना बेटा, जो Q है वो क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो है। जो आपका जो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, लेकिन जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू क्या? जीरो। ठीक है। तो आपको पूछा पी और क्यू क्या है? तो जो पी क्यू जो है वो क्या है? आर इंटीजर्स। जो पी क्यू है वो क्या है सर? वो आपके क्या है? इंटीजर्स है। जो पी क्यू है वो क्या है? इंटीजर। इसका मतलब तो ये सर सही हो गया कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और जो क्यू है वो क्या है? इंटीजर है। जो क्यू है वो क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। सॉरी, मैं बोला P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए, और जो Q है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, और PQ क्या है? इंटीजर। इसका मतलब क्या है? ऊपर भी क्या है? इंटीजर, और नीचे भी क्या है? इंटीजर। बस कंडीशन क्या है यहाँ पर कि जो Q है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, सही में आ गया। तो Q जीरो होना नहीं चाहिए, इसका मतलब आपसे लूंगा क्या? बताओ, 4/3 मेरा नेचुरल नंबर है। यस सर, 4/3 मेरा क्या है? नेचुरल नंबर है। मैं आपसे कहूँ क्या 2/3 मेरे पास नेचुरल नंबर है? हाँ सर, 2/3 क्या है? नेचुरल नंबर है। मैं आपसे कहूँ बताओ जीरो क्या नेचुरल नंबर है? हाँ सर। भाई जिसके नीचे कुछ नहीं होता मैं क्या मान लू? वहां पर बताओ क्या मान लू? मैं 1 मान लू। मैं बोलो कोई डाउट है किसी को? सही में आ गया। जिस मैंने लिखा जीरो, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? हाँ सर है ना। क्यों? उसके नीचे मैंने क्या मान लिया? 1। मैं आपसे कहूँ क्या 4 रेशनल नंबर है? आप कहेंगे हाँ सर है ना। उसके नीचे क्या मान लू? 1। बस आपको रेशनल नंबर की कंडीशन याद करनी है, जो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, और जो Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और ये क्या है? आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है। मैं आपसे पूछूं क्या बताओ माइनस का एक रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। क्यों है? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, मैंने क्या मान लिया? 1। अगेन ये P अपॉन Q की फॉर्म में, और जो Q है वो नॉट इक्वल टू क्या है? जीरो है। इतना समझ में आता है रेशनल नंबर के बारे में। और हम रेशनल नंबर के बारे में और क्या जान सकते हैं कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं। सर ये टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? तो मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है। तो मेरे पास एक क्या है? 8/4। मेरे पास एक 8/4 एक रेशनल नंबर है। ठीक है। मेरे पास एक 8/4 एक रेशनल नंबर है, या आप मान लो सिंपल क्या है? मेरे पास क्या 2/4 एक रेशनल नंबर है, या मेरे पास क्या है सर 1/2 एक रेशनल नंबर है। ये मेरे पास बहुत सारे रेशनल नंबर है। जब मैं इस 2 का मैं डिवाइड करता हूँ 1 के पास, जब मैं इस 2 का डिवाइड करता हूँ 1 से, तो डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। पॉइंट लगा दिया मैंने यहाँ पर। और 2×5 क्या होता है? 10 होता है। 2×5 क्या होता है? 10 होता है। तो क्या 0.5 आपका आ रहा है? ये क्या हो गया? टर्मिनेट मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब है वो कंप्लीटली क्या है? उससे डिविजिबल है। कंप्लीटली क्या है? उससे डिविजिबल है। तो डेट मीन्स क्या है? वो टर्मिनेटिंग है। कैसा है वो? टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग समझ में आ गया आपको? टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? कंप्लीटली डिविजिबल है, तो वो टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें क्या? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या? रिपीटिंग। तो नॉन, मैंने आपके लिए एक रेशनल नंबर लिखा जिसका क्या है? 1/3। 1/3 मेरे लिए एक रेशनल नंबर है। तो मैं 3 का डिवाइड करता हूँ इस 1 से। 3 का मैं डिवाइड किया मैंने इस 1 से, तो जान ही रहा मैंने यहाँ जीरो बना दी, यहाँ पॉइंट लगा दिया मैंने। तो 3×3 कितना होता है बेटा? 9 होता है। 3×3 9 होता है। कितना बच गया? अगेन 1 बच गया। अगेन मैंने इसको डिवाइड किया, अगेन 3×3 कितना होता है? 9 होता है। ठीक है। अगेन क्या बच गया? 1 बच गया। फिर मैंने किया अगेन। ठीक है। 3×3 कितना होता है बेटा? 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। अगेन 1 बच गया। इसका मतलब है 0.3333333 अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये टर्मिनेट है? नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है ये? नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये क्या है? रिपीटिंग है। जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू है ना, तो 3333 बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसका मतलब सर ये है कि ये जो 1/3 एक रेशनल नंबर है, लेकिन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड कैसा? रिपीटिंग। तो रेशनल नंबर के बारे में मैं 2 चीज जानी। पहला, जो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और सर मेरे पास P और Q है वो क्या है? इंटीजर्स है। इतना सही में आता है। और क्या यहाँ पर? और पहला पॉइंट है टर्मिनेटिंग, मतलब क्या है? वो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो टर्मिनेटिंग है। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो 1/3 का जब मैंने डिवाइड किया, यहाँ पर 3 डिवाइड किया 1 से, तो मैंने देखा कि जो नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब
टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, और क्या है, रिपीट हो रहा है बार बार। समझ में आता है इतना रेशनल नंबर के बारे में? ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो में लाइक करें, थम्स अप करें। ठीक है बेटा, ठीक है। आइए, तो अगेन इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो अगेन वही जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वे नंबर्स जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उसको हम कहते हैं क्या? इरेशनल नंबर। पहले तो समझ में आता है कि इरेशनल नंबर क्या होता है, पहला टॉपिक समझ में आ गया कि जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इरेशनल नंबर। पहला पॉइंट। और सारी चीज क्या है इसके बारे में? अगेन जो क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा, और क्या हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा। जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिखूं, क्या 0.101000 ठीक है 10000 अप टू क्या, 100। तो जो ये एग्जांपल लिखा गया है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन क्या, रिपीटिंग। ना क्या हो रहा है, रिपीटिंग। 0 पॉइंट आ गया, अब 1 लिखा, फिर 0 लिखा, अगेन 1, फिर 2 0, फिर 1, फिर क्या 3 0। इसका मतलब क्या है सर, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ना तो खत्म हो रहा है और क्या है, रिपीट भी नहीं हो रहा। जब वहां पर देखा था हमने तो वहां पर क्या था, 0.3333। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन क्या है, रिपीटिंग है, तो वो रेशनल था। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या, नॉन रिपीटिंग। नॉन क्या, रिपीटिंग। समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ भाई, समझ में आ रहा है आप लोगों को सभी को? आइए, तो इरेशनल जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसको इरेशनल कहते हैं। पहला पॉइंट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ना तो टर्मिनेट होता है ना तो खत्म होता है वो, और उसकी जो वैल्यू है ना क्या होती है, रिपीट होती है। इधर समझ में आता है? जैसे मैं लिखूं क्या आपके लिए, मैं लिखा गया 0 पॉइंट, मैंने क्या लिखा आपके लिए, 0 पॉइंट, मैंने आपके लिए क्या लिखा, मैंने लिखा आपके लिए 0.32। ठीक है, अगेन 3222, अगेन क्या 322 अप टू 100। तो 48 ऐसे लिख दिया मैंने, अप टू 100। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है ना। तो अब मेरे पास क्या है, मैंने बोला कि मेरे पास जो एक एस है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। मैंने एस को मान लिया, मेरे पास जो एस है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है जो क्या है 2 है। मेरे पास एस जो है पॉजिटिव इंटीजर वो क्या है 2 है। अब उसने बोला विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और वो क्या नहीं है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो अगेन मेरे पास जो एस होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल। तो मैं कह सकता हूं आपसे, क्या जो मेरे पास जो √2 लिखा हुआ है, क्या होता है, ये रेशनल है या इरेशनल है? तो इस तरह क्या इरेशनल है, क्यों? ये जो √2 है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर उसका मतलब होता है, मैं आपसे पूछूं ना, जो 4 लिखा हुआ मेरे पास, क्या जो 4 है, क्या इस 4 से ये रूट हट सकता है यहाँ से? आप कहेंगे यहाँ से हट सकता है, और आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो रूट हट सकता है तो मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है, रूट नहीं हट सकता तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और मैं अब आपको पढ़ाऊंगा तो पता चलूंगा धीरे धीरे करके। रूट हट सकता है, और रूट को हटाने के तरीके भी है मेरे पास बेसिकली, जो कहीं पे लिखा है, एक्चुअली में होता क्या है। तो जो √4 लिखा है ना बेटा, जो क्या है √4 लिखा हुआ है, इसको मैंने 2 क्यों लिखा है, इसके पीछे भी लॉजिकल एक रीजन है। और वो रीजन क्या है, सिंपल, जब 4 लिखा, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता ही होगा। 2 से किया मैंने 2 आ गया, 2 से किया मैंने 1 आ गया। ठीक है, तो क्या इस 4 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 2 क्या 2 लिखा मैंने। अब तो बेस सेम है, आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट पावर में कि बेस सेम होता है, बेस क्या होता है, सेम होता है, तो पावरें क्या हो जाती है, पावरें क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर भी बेस ए है, यहाँ पर भी बेस क्या है, ए है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो जो पावर है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना। तो जो यहाँ बेस सेम है तो पावर क्या हुआ, ऐड हो गई। ये लिखा है 2 का क्या स्क्वायर और इसका भी क्या √, 2 का स्क्वायर और इसका भी क्या √। ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ शायद 9th क्लास में, बहुत छोटी क्लास में कहीं। इसका मतलब क्या होता है, जो √n है इसका मतलब क्या, ये लिखा है पे आप नंबर, इसका मतलब होता है वो n की पावर क्या होता है, 1/a होता है। समझ में आ गया, नहीं आ गया? मैं लिखूंगा आपके पास क्या, रूट क्या 8, इसका क्या 4, इसका मतलब क्या होगा, 8 की पावर कितना हो गया, 1/4 हो गया। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? समझ में आ गया नाउ। तो इसका लिख सकता हूं मैं क्या, ये 2 लिखा मैंने, इसका स्क्वायर है, इसकी पावर कितनी है, 1/2 है। 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो √4 मतलब क्या, 2। तो जिसका स्क्वायर रूट हट सकता है और जिसका ये हट सकता है, ये हट सकता है, तो इसका मतलब क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल है। मैं बोलूं आपके लिए एग्जांपल, क्या √3 के √3 जो है एक इरेशनल है, रूट जो 7 है वो क्या है, इरेशनल है, क्योंकि ये नहीं हट सकता। जब ये नहीं हट सकता तो क्या होगा, इरेशनल होगा। आपको समझ में आ रहा होगा? ठीक है, तो इरेशनल समझ में आ गया।
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मेरे पास कोई ऐसे एक पॉजिटिव इंटीजर था, मेरे पास एक एस जो था वो पॉजिटिव इंटीजर था और उसने बोला है कि विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब क्या है, इसका जो स्क्वायर रूट नहीं हट सकता, तो वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, सारे क्या होते हैं, इरेशनल। मैं पूछूं रूट 2 क्या है, इरेशनल। मैं पूछूं रूट 4 क्या है, तो यहाँ से ये हट गया, 2 आ गया, तो क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक है, सही में आ गया ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इरेशनल में, कि जो अगेन मेरे पास एक एस जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, एस मैंने मान लिया पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, अगेन मैंने 2 मान लिया इसको। ठीक है, अब विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यू, यदि वो परफेक्ट क्या, परफेक्ट स्क्वायर लिखा है उन्होंने, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, अगेन वो क्या है, एक परफेक्ट क्या है, क्यू है, परफेक्ट क्या है, वो एक क्यू है। यदि वो एक परफेक्ट क्यू नहीं है तो अगेन वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। तो मेरे पास एस लिखा हुआ है, एस क्या है, 2 है मेरे पास, तो परफेक्ट क्यू मतलब क्या है, मैंने आपके लिए 9 लिखा, क्या लिखा मैंने आपके पास 9 लिखा, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ कितना कितना 3 इंटू क्या 3, तो इसके पेयर नहीं हो रहे, 3 टाइम्स पेयर नहीं हो रहे अगेन, तो ये जो 9 है, जो 9 आपके पास है एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, 9 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसलिए जो आपका जो 9 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। कैसा है, इरेशनल नंबर है। मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर क्या, रूट 8, मैं लिखा क्या, क्यूब का 8, क्यूब का लिखा है मैंने यहाँ पर, तो क्या होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू क्या, 2 इंटू क्या 2, तो 2 को मैंने 3 बार लिखा, 2 3 बार लिखा, पेयर ही हो रही 3 बार, तो 2 आ गया। यदि आपका ये हट सकता है, ये हट सकता है, तो वो क्या है, रेशनल है। यदि ये नहीं हट सकता तो वो क्या है, इरेशनल है, तो वो क्या होगा, इरेशनल। तो जो रूट 9 जो है ये क्या है, इरेशनल नंबर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका चैप्टर भी है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपके पास क्या, रियल नंबर। तो आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है क्या, रियल नंबर। तो ये आपका चैप्टर भी है, और रियल नंबर होता क्या है सर, तो अ नंबर विच इज आइदर रेशनल और इरेशनल, एक नंबर जो क्या है, या तो रेशनल है या इरेशनल है, उसको क्या कहते हैं, रियल नंबर। ठीक है, जो क्या है रेशनल और क्या है इरेशनल, उसको कहते हैं रियल नंबर। तो मैं आप लोगों के लिए लिखूं कि रियल नंबर क्या होता है, तो अब समझ में आ गया आप लोगों को कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर्स होते हैं क्या, रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, या तो वो होंगे क्या, रेशनल, या तो क्या होंगे वो रेशनल, या फिर क्या होंगे वो इरेशनल, या फिर क्या होंगे वो इरेशनल। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो रियल नंबर मतलब क्या, या तो रेशनल या फिर इरेशनल, मतलब क्या, या तो क्या हो 4 या माइनस का 3/2 या क्या 0 या क्या 4/3, ये सारे एग्जाम्पल है रेशनल के। या इरेशनल मतलब क्या, √2 मतलब क्या, √7 मतलब क्या, रूट 9 का क्या, ये रूट नहीं है, ये क्यू रूट ऑफ 9, ये सारे जो एग्जाम्पल है वो किसके, इरेशनल के। तो रियल मतलब रेशनल या फिर इरेशनल, दोनों ही। ठीक है, और रेशनल को मैं डिवाइड कर सकता हूं, मैं अभी आपको पढ़ाया भी वहां पर कि हम डिवाइड कर सकते हैं इनको। ये होता है मेरे पास जो रेशनल है वो मेरे पास क्या है, इंटीजर, या तो क्या होगा इंटीजर, या फिर क्या होगा इंटीजर्स, या फिर क्या होगा नॉन इंटीजर, या फिर क्या होगा नॉन इंटीजर्स। समझ में आ गया क्या बोला है मैंने, ठीक है। जो रेशनल नंबर है या तो क्या होगा इंटीजर होगा, इंटीजर इन द सेंस माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, या तो वो इंटीजर होगा, या तो वो इंटीजर होगा, या नॉन इंटीजर मतलब क्या, फ्रैक्शन, मतलब क्या फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो वो क्या मतलब क्या 11/4, ठीक है 3/2। तो मैंने बोला बेटा रियल नंबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर या तो रेशनल या फिर इरेशनल। तो रेशनल क्या है, रेशनल क्या है, तो 4, 3/2, ठीक 0, 4/3 मेरे पास रेशनल। इरेशनल क्या है, √3, √7, ये मेरे पास क्या है इरेशनल। इस रेशनल को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये आपका एक फ्लो चार्ट है। आपको रेशनल को भी डिवाइड कर दिया, या तो होगा इंटीजर, या इंटीजर नहीं हो तो क्या होगा नॉन इंटीजर्स। क्या होंगे, नॉन इंटीजर्स नंबर। और इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। नॉन नेगेटिव सॉरी इंटीजर्स हो गए, उसके बाद क्या है नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर क्या, जो इंटीजर नहीं है, मतलब इंटीजर नहीं तो क्या होगा, पक्का फ्रैक्शन होगा। क्या होगा, फ्रैक्शन 11/4, 3/2, ठीक है, और क्या 5/2, ये आपके पास क्या आ गए
नॉन इंटीजर्स नंबर आ गए। ठीक है, इंटीजर्स में भी टू टाइप के जो पता है आपको, इंटीजर्स भी क्या होता है सर, टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स इन द सेंस या तो पॉजिटिव होंगे या क्या होंगे आपके पास, कैसे होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर। तो यहां लिखा मैंने क्या, नेगेटिव इंटीजर्स। कैसे हैं आपके जो इंटीजर्स हैं ये, वो क्या है, जो आपके जो इंटीजर्स हैं वो कैसे हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होंगे तो फिर कैसे होंगे, तो आपके होंगे नॉन नेगेटिव, क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं सर, नॉन नेगेटिव मतलब आपके क्या, होल नंबर, क्या कह सकता हूं उनको मैं एक तरह से, होल नंबर। बच्चे समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है आपको थोड़ा सा, आइए। तो नेगेटिव इंटीजर्स मतलब क्या सर, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 अप टू सो ऑन, ये बस नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। नेगेटिव नहीं होंगे तो क्या होंगे, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव क्या हो गया सर, मतलब होल नंबर। होल नंबर भी टू टाइप्स के होते हैं बेटा, एक तो होता है मेरे पास क्या, 0 होता है, एक मेरे पास होते हैं क्या, नेचुरल होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो आपको ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया। पूरे रियल नंबर का एक फ्लो चार्ट है कि सर रियल नंबर क्या होता है, तो या तो वो रेशनल होगा या फिर क्या होगा, इरेशनल। या तो वो रेशनल होगा, रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो मैंने कहा रियल नंबर को या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। रेशनल होगा तो 4 भी हो सकता है, माइनस का 3 भी 2 हो सकता है। इरेशनल होगा तो √2 हो गया, √7 हो गया। अब रेशनल है तो या तो इंटीजर होगा या फिर नॉन इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो नॉन इंटीजर मतलब क्या, फ्रैक्शन। 11/4, 3/2, 5/2। आपके पास क्या है, नॉन नेगेटिव है। आपके पास क्या है, ये इंटीजर्स है। ये आपके पास क्या है, नॉन इंटीजर, जो इंटीजर नहीं है। ठीक है, इंटीजर भी आपके टू टाइप्स के, मतलब क्या, एक नेगेटिव होगा या फिर क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। इसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। ठीक है, और नॉन नेगेटिव मतलब या तो 0 होगा या फिर क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। या तो 0 होगा या फिर क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो आपको एक चीज समझ में आई, वही अगेन जो छोटी क्लास में आता था, हम लोग डाउट रहता था, बच्चों को डाउट भी आता है 7-8 क्लास बच्चों को, कि जब टीचर्स पूछते हैं क्या, कि सारे नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज क्या रेशनल नंबर। तो अब समझ में आ गया, हाँ भाई, एवरी नेचुरल नंबर क्या होता है, रेशनल होता है। लेकिन क्यों भाई, जो यहाँ पे क्या 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा तो रेशनल नंबर में, लेकिन एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। रेशनल नंबर में तो इंटीजर भी आते हैं, रेशनल नंबर में तो क्या, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर भी आते हैं। समझ में आ गया, आपको डाउट है क्या, समझ में आ गया। ठीक है, जैसे 4th क्लास में आप सब 6th क्लास में थे, 6th क्लास में थे, 7th क्लास में थे, 8th क्लास में थे, इवन 9th क्लास में जब थे, तो पूछा मैम ने क्या, कि जो इंटीजर्स होते हैं क्या वो नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो हम नहीं, जो इंटीजर्स होते हैं, एवरी इंटीजर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नीचे समझ में आ गया कि जो माइनस का 4 यहाँ पर है, वो माइनस का 4 यहाँ पर नहीं है, लेकिन एवरी नेचुरल नंबर इज क्या, इंटीजर। ठीक है, आई होप आपको ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा, आपको ये रियल नंबर समझ में आ गया होगा कि जो रियल नंबर होता है वो या तो रेशनल होता है या फिर क्या होता है, इरेशनल होता है। तो रियल नंबर कंफ्यूज नहीं होंगे, रेशनल या फिर क्या, इरेशनल। तो अगली बार से मैं रियल नंबर बोलूं तो आपके माइंड में आना चाहिए सर, क्या माइनस का 4 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 4/3 भी हो सकता है। ठीक है, डाउट नहीं है, 4/3 भी हो सकता है और √7 भी हो सकता है। ये सारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, नाउ आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो अभी मैंने समझाया, जो फ्लो चार्ट आपको उसके बेसिस पर है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो मैं बता रहा हूं, ऊपर जो यहाँ पे क्या था, अभी जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, रेशनल। ये क्या है, रेशनल। रेशनल के बाद है इंटीजर। तो सारे जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल होते हैं, लेकिन सारे रेशनल इंटीजर नहीं होते। सही में आ गया, रीजन क्या है, देखो यहाँ माइनस का 4 3 0 लिखा हुआ है, क्या इसके पास ये सारे हैं, हाँ भाई सारे हैं भाई। यहाँ पर क्या 3/2 है, क्या यहाँ पर 3/2 है, नहीं है। तो ऑल लिखूं क्या, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ इंटीजर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, क्या सही है, हाँ भाई सर क्या है, सही है। क्या एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, हाँ भाई होल नंबर क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ये होल नंबर होता है। तो क्या सारे होल नंबर रेशनल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो एवरी नेचुरल इज ए होल, क्या सारे नेचुरल होल होते हैं,
नेचुरल क्या होता है, 1 है, 2 है, 3 है। होल क्या होता है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो क्या सारे नेचुरल होल होते हैं? तो सारे नेचुरल क्या होंगे सर, होल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 3 लिखा है, तो यहाँ पे 1 2 3 है। तो जो सारे नेचुरल है वो क्या होते हैं, होल होते हैं। ये बात भी क्या है, सही है। आपको समझ में आ गया ना। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी क्या, व्हाट इज फैक्टर्स। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, ये समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, थम्स अप करना है, ठीक है ना। तो पहला यहाँ पे टॉपिक क्या है, फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीज हमें समझनी पड़ेंगी, ये चीज बहुत जरूरी है। ये टर्मिनोलॉजी जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप चैप्टर्स कैसे करेंगे बताओ, ठीक है ना। तो आपको बेसिक्स तो आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, फैक्टर्स। तो फैक्टर क्या होता है, इफ अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली। तो कोई भी मेरे पास एक नंबर है जो दूसरे नंबर को एग्जैक्टली क्या करता है, डिवाइड करता है। मैं आपके लिए बहुत छोटा सा नंबर लेता हूँ, क्या, 8। मैंने आपके लिए एक नंबर लिया जो क्या 8, मैंने कहा बताओ इसके फैक्टर निकालो। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, मैंने इस 1 से डिवाइड किया इस 8 को, क्या डिवाइड हो रहा है। तो 1 8 जा कितना होता है बेटा, 8 होता है। हाँ सर, कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल है। मैंने इस 8 को डिवाइड किया 2 से, तो क्या डिवाइड हो रहा है। हाँ भाई सर, 2 4 जा 8 होता है, डिवाइड हो रहा है, आंसर ठीक है। क्या मैं इस 3 को डिवाइड किया इस 8 से, क्या डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा सर 6 होता है, नहीं सर, रिमाइंडर 2 आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है, डिविजन नहीं है। मैंने इस 8 को डिवाइड किया इस 4 से, क्या डिविजिबल है। हाँ सर, 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है, डिविजिबल है। आपका जो रिमाइंडर है वो क्या, 0 आ रहा है, ठीक है। मैंने डिवाइड किया 5 से, इस 8 को डिवाइड किया 5 से, तो 5 बन जा, क्या 5 आ गया, माइनस का 3 बच गया। क्या सर डिवाइड हो रहा है, तो सर क्या डिवाइड नहीं हो रहा सर, रिमाइंडर क्या आ रहा है, आपके पास 3 आ रहा है। तो मैंने इस 6 से डिवाइड किया उसको 8 को, क्या डिवाइड हो रहा है, 6 बन जाए 6 होता है, माइनस का 2 हो रहा है, नहीं डिविजन हो रहा। मैंने इसको 7 से डिवाइड किया यहाँ पर इस 8 को, तो 7 बन जाए 7 होता है, सर डिवाइड हो रहा है, नहीं सर, रिमाइंडर 1 आ रहा है। मैंने इस 8 से डिवाइड किया इस 8 को, तो 8 बन जाए क्या 8 और या 0 आ रहा है। और आप जानते भी है भाई, इस दुनिया के सारे नंबर अपने आप से और 1 से डिविजिबल होते हैं। इस दुनिया के सारे नंबर अपने आप से और 1 से डिविजिबल होते हैं। तो मैंने इस 8 का फैक्टर का मतलब क्या होता है सर, फैक्टर मतलब वो नंबर जो दूसरे नंबर से कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल। वो नंबर जो दूसरे नंबर से कंप्लीटली है डिविजिबल, उसको कहते हैं सर उसके फैक्टर्स। और मैं आपको यहाँ दिखा दिया, आप कह रहे हो सर छोटे बच्चों की तरह क्या आ रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ गया फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। तो मैंने देखा ये 1 से डिविजन हो रहा है, मैंने देखा ये 2 से डिविजन हो रहा है, मैंने देखा ये 4 से डिविजन हो रहा है, मैंने देखा ये 8 से डिविजन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो 8 है इसकी जो फैक्टर है वो क्या है, 1 भी है, इसका फैक्टर 2 भी है, इसका फैक्टर 8 भी है, और इसका फैक्टर क्या है सर, 4 भी है। जो 8 है इसका 1 भी फैक्टर है, इस 8 का 2 भी फैक्टर है, इस 8 का 4 भी फैक्टर है, और इस 8 का 8 भी फैक्टर है। फैक्टर मतलब अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर। एक जो नंबर है, कोई सा भी एक नंबर जो दूसरे नंबर से कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल है, तो वो नंबर उसका क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया तो आपको क्या करना है, थम्स अप करना है, ठीक है ना। समझ में आ गया, नहीं आ गया, आपको डाउट तो नहीं है, तो मैं पूछू था 8 का फैक्टर क्या है, आप उनसे 2 भी है, 1 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, और क्या 8 भी है। तो फैक्टर्स ऑफ 8 क्या हुआ, 1 2 4 और 8। तो मैं आपके लिए लिखूं, बताओ मैं क्या लिखूं आपके लिए, फैक्टर्स ऑफ 8। तो आप बोलोगे सर क्या है, सर 1 भी है, सर क्या है, सर 2 भी है, सर 4 भी है, और सर क्या है, 8 भी है। फैक्टर्स ऑफ 8 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, और क्या है, 8 भी है। मैं पूछूं बेटा आपसे, बताओ फैक्टर्स ऑफ क्या, फैक्टर्स ऑफ क्या 10, फैक्टर्स ऑफ 10। तो आप कहोगे सर इसका फैक्टर तो 1 भी है, क्योंकि 1 से भी डिवीजन होता है। फैक्टर इसका क्या है, 2 भी है, सर कहोगे 2 से भी डिवीजन होता है। फैक्टर इसका सर 5 भी है, क्योंकि सर 5 से भी डिवीजन होता है। फैक्टर इसका क्या है, 10 भी है, सर 10 से भी डिवीजन होता है। तो फैक्टर समझ में आ गए, जो 8 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, और 8 भी है। जो आपका 10 है, इस वो 10 जो है 1 से भी डिविजिबल, तो उसका फैक्टर 2 से भी डिविजिबल, तो उसका फैक्टर 5 से भी डिविजिबल, तो उसका फैक्टर, और सर 10 से भी डिविजिबल, तो उसका क्या है, वो फैक्टर है। अब बच्चे एक चीज बताओ यहाँ पर, तो क्या ये जो 1 है, मैं आपसे बताता हूँ कि कॉमन क्या है इन दोनों में, जो कॉमन फैक्टर्स क्या है इनके क्या बेटा, इनके कॉमन फैक्टर्स क्या है। तो आप बोलोगे सर इनका फैक्टर कॉमन क्या है, 1 भी है जो दोनों में आ रहा है, और क्या है बेटा इसके फैक्टर 2 भी है, तो इनमें 2 भी आ रहा है। मैं बात करूं आपसे कॉमन फैक्टर्स की जो दोनों में आ रहा है, तो दोनों में 1 भी आ रहा है बेटा, और दोनों में क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है,
बेटा क्या पूछूं मैं इससे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछूं आपसे, बताओ इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या है। तो आप कहोगे सर इन दोनों में हाईएस्ट फैक्टर क्या है, 2 है, और जो 2 होता है वही इसका क्या है, इन दोनों का क्या है भाई, एचसीएफ। इन दोनों का, किस दोनों का, 8 का और 10 का, 8 का 10 का, तो ये क्या है, इनका एचसीएफ है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले मैंने बताया इस स्लाइड में आपको यहाँ पर कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर मतलब कोई भी एक नंबर जो दूसरे किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि बताओ सर इस 8 का फैक्टर क्या है, तो आपने बोला सर 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है और 8 भी है। मैंने कहा आपसे बताओ इस 10 के फैक्टर क्या है, आपने बोला सर 2 भी है, 5 भी है, और सॉरी 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है और क्या 10 भी है। तो मैंने कहा बताओ इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। तो आपने कहा सर इन दोनों में 1 और जो 2 है, इन दोनों जो 1 और जो 2 है वो कॉमन फैक्टर्स हैं। तो मैंने कहा बताओ इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है, सबसे जो हाईएस्ट नंबर है वो कॉमन कौन सा है। तो आपने कहा भाई हाईएस्ट तो सर इस दोनों में 2 ही है, तो 2 इसका होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही क्या होता है मेरा, एचसीएफ होता है बेटा। क्या होता है मेरा, एचसीएफ होता है क्या, 8 और जो 10 है उसका जो एचसीएफ है वो क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है भाई, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है तो समझ में आ गया क्या करना है, समझ में आ रहा है तो क्या करना है, ठीक है। नाउ तो समझ में आ गया आपको फैक्टर्स के बारे में समझा हमने, यहाँ पर हमने थोड़ा सा यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ के बारे में समझा, कोई डाउट तो नहीं है। सबसे पहले इन दोनों में कॉमन जो 1 और 2 है, फिर यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन में भी सबसे हाईएस्ट तो यहाँ पे 2 है और 2 ही इन दोनों क्या है, एचसीएफ है, ठीक है ना, समझ में आ गया। नाउ उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पर इसने पूछा है सर मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो क्या लिखा हुआ है देखो, द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर, प्रोडक्ट किसका, उस नंबर का और नॉन जीरो होल नंबर का, जो प्रोडक्ट है वो नंबर का और होल जीरो नंबर का। या तो ऐसा मान लो उसकी भाषा में मेरे पास कोई 2 लिखा हुआ है तो मैंने मल्टीप्लाई किसका, 2 का और नॉन जीरो नंबर का, मल्टीप्लाई किसका, 2 का और नॉन जीरो नंबर का, मल्टीप्लाई किसका, 2 का और किसका, नॉन जीरो नंबर का, ठीक है। तो 2 बन जा क्या हो गया 2, 2 टू जा कितना हो गया 4, 2 टू जा कितना हो गया 6। तो आपने एक चीज नोटिस करी, उसने जो बोला प्रोडक्ट किसका, नंबर का और नॉन जीरो होल नंबर का। तो नंबर में बस क्या है 2 2 2, मेरे पास क्या है नॉन जीरो होल नंबर क्या है 1 2 और 3 है। तो 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, अप टू सो ऑन। दैट मींस इसका मतलब क्या हो गया, कभी मल्टीपल्स की बात करूंगा तो एक तरह से ये 2 का टेबल ही चल रहा है, क्या चल रहा है 2 का टेबल ही चल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है 2 का टेबल ही तो चल रहा है, कोई डाउट तो नहीं है मल्टीपल्स में। तो जब भी हम मल्टीपल्स की बात करेंगे मतलब उस नंबर का क्या है, टेबल पढ़ देना है आपको। सही में आ गया है भाई, है सही में आ गया कि नहीं आया आप लोगों को, बताओ सही में आ गया, ठीक है। नाउ तो मल्टीपल सही में आ गया, तो मल्टीपल यदि आपको सही में आ गया है नाउ तो हम लोग करते हैं क्या, उसके बारे में आइए। तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या लिखो क्या, मल्टीपल्स ऑफ अगेन 8 लिखो, मल्टीपल्स ऑफ क्या लिखो, मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखो। तो अभी मैं आपको समझाया कि हमें टेबल पढ़ देना है, तो हम भी आपके लिए क्या टेबल नहीं पढ़ेंगे भाई। 8 बन जा क्या 8 टू जा कितना 16, 8 क्या 24, फिर क्या 32, फिर क्या 40, टेबल पढ़ना है। अब ये मत बोलना सर हमें टेबल्स नहीं आते, है ना, ये मत कहना कि टेबल्स नहीं आते, टेबल्स आने चाहिए, ठीक है ना। तो मल्टीपल्स ऑफ 8 16 24 32 40, ठीक है। मैं लिखूं यहाँ पे क्या मल्टीपल्स ऑफ क्या, मल्टीपल्स ऑफ क्या, मल्टीपल्स ऑफ क्या 16, तो 16 का टेबल तो क्या होता है 16 में 16, 16 टू जा कितना 32, 16 टू जा कितना 48, 64 जा कितना 64, 16 5 जा कितना 80, अप टू कहां तक 100 है। आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ टेबल्स पढ़ना है, मैं आपको दिखाए थे आपको, ठीक है। तो मैं बोलूं मेरे पास 8 का मल्टीपल लिखा, मैंने 16 का मल्टीपल लिखा और मैंने बोला मल्टीपल्स मतलब क्या, उसका टेबल पढ़ दीजिए बस, ठीक है। तो अब बताओ इन दोनों में, इन 8 में और 16 में बताओ इन दोनों में कॉमन मल्टीपल्स क्या है, इनके मल्टीपल्स में बताओ बच्चे कॉमन मल्टीपल्स क्या है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक तो मुझे 16 दिखाई दे रहा है और सर मुझे यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है भैया, मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मुझे 32 दिखाई दे रहा है अभी तक जितने मैंने लिखे हैं यहाँ पर। तो आप क्या होगे सर मुझे यहाँ पर एक 16 दिखाई दे रहा है, मुझे एक यहाँ पर 32 दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पर एक क्या 16 दिखाई दे रहा है, मुझे एक यहाँ पर क्या 32 दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पर एक क्या 16 दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पर एक क्या 32 दिखाई दे रहा है, किसमें कॉमन में। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स,
क्या पढ़ते हैं हम लोग, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। आपको कोई डाउट है भाई, है भाई, लीस्ट कॉमन क्या मल्टीपल, तो बताओ इनमें कॉमन क्या है, तो आपने बोला सर कॉमन 16 है, बताओ इनमें कॉमन क्या है, तो आपने बोला सर इनमें कॉमन क्या है, 32 भी है। लेकिन सबसे छोटा कॉमन, लीस्ट मतलब क्या, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कॉमन क्या है सर, सबसे छोटा कॉमन क्या है, 16 है, और 6 यही तो है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब क्या, एलसीएम। एलसीएम किसका, 8 का, और किसका, किसका, 16 का। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ 8 का और 16 का एलसीएम क्या है, तो आप बोलोगे सर क्या है, सर आपने क्या है, 16 है सर। कैसा है बेटा, 16 है। तो मल्टीपल समझ में आ गया, मल्टीपल मतलब टेबल्स पढ़ रहे हैं पहली चीज। उसके बाद हमने यहाँ 8 का मल्टीपल्स देखे, हमने यहाँ पर 16 के मल्टीपल देखे, फिर हम दोनों ने यहाँ देखा कि सर कॉमन मल्टीपल क्या है, तो 16 आ रहा था और 32 आ रहा था। फिर मैंने आपसे कहा बताओ लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तो आपने कहा सर 16 है, और 16 ही क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। किसका, 8 और 16 का कितना होता है बच्चे, कितना होता है, कितना होता है भाई, 16 होता है। कितना होता है बच्चे, 16 होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, थम्स अप करना है, ठीक है ना। समझ में आ गया है, समझ में आ गया। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर क्या देखा, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में देखा, समझ में आ गया। हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर, आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, किसका, 24 का और 36 का। और इस चैप्टर में बेसिकली बोर्ड में सिर्फ दो ही चीज है यहाँ पर। पहली चीज है क्या, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएफ। इसका एक फॉर्मूला है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। और दूसरा है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, आपको रेशनलिटी प्रूफ करनी है, दूसरा ये। इसी दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल बोर्ड के एग्जाम में। तो इतना सब क्यों बताया फिर आपने, भाई ये तो बेसिक है। आपका यहाँ पर एक फ्लो बनाने के लिए आपको जब तक टर्मिनोलॉजीज नहीं पता होंगी, आपको बहुत सारे बच्चों को पता भी है, बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है, जब तक आपको वो सारी चीजें पता नहीं होगी तो हम लोग कैसे करेंगे भाई, ठीक है। तो हमें सबसे पहले उस चीज के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे उस चीज को आसानी से। तो हमें यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, और अभी मैंने आपके वहां पर पुरानी स्लाइड्स में मैंने फाइंड भी किया था, यहाँ पर मैंने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया था आप लोगों के लिए, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पर सर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है 24 का और 36 का। तो हमारे पास कई सारे तरीके हैं, देखो यहाँ पर। तो मेरे पास पहला तरीका क्या है, सबसे पहले मैं इस 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। तो सर आप प्राइम्स की बात कर रहे हैं, हालांकि मैं इसको सिखाऊंगा सर एक प्राइम क्या है, प्राइम नंबर क्या है सर ये प्राइम नंबर क्या है। तो बच्चे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा इस प्राइम नंबर के बारे में। तो सर ये प्राइम नंबर क्या है, तो प्राइम नंबर मतलब होता है बच्चे जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, हैविंग क्या, 2 फैक्टर्स, जिसके क्या है बेटा, 2 फैक्टर्स है, उसको हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। बच्चा क्या, 1 और बच्चा क्या, इटसेल्फ, बच्चा क्या, 1 और इटसेल्फ। या ऐसा कह सकते हैं वो नंबर जो 1 से और इट से अपने आप से डिविजल हो, वो नंबर जो 1 से और अपने आप से डिविजल हो, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं बच्चे। ठीक है, मैंने आपके लिए 2 लिखा, तो बताओ ये 2 जो है वो 1 से भी जा रहा है, जो एक 2 है वो 1 से भी डिवाइड होता है, जो 2 है ये अपने आप से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब बच्चे 2 जो है प्राइम नंबर है। ठीक है, मैंने आपके लिए 3 लिखा, तो बताओ जो 3 है वो 1 से भी डिविजल होता है, जो 3 है वो 3 से भी डिविजल होता है, इसलिए 3 क्या है बच्चे, 3 एक प्राइम नंबर है। मैं आपके लिए लिखूं बेटा 4, तो फैक्टर्स तो पता होगा, मैंने आपको सिखा दिया फैक्टर्स के बारे में। जो नंबर उससे कंप्लीटली क्या होता है, डिवाइड होता है, उसको हम फैक्टर्स कहते हैं बच्चे। तो जो 4 है ना बेटा, 4 1 से भी डिविजिबल, 4 2 से भी डिविजिबल, 4 से भी डिविजिबल, इसलिए इसके क्या फैक्टर है। लेकिन मैंने तो ये कहा था उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर, 1 और इटसेल्फ, तो यहाँ पर एक 2 एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर समझ में आ गया, एक ऐसा नंबर जो 1 से और इटसेल्फ से डिविजल हो, और दुनिया के सारे नंबर 1 से और अपने आप से तो डिविजल होते ही होते हैं सर, तो वो क्या है आपके प्राइम नंबर्स हैं। हालांकि मैं इसके बारे में बताऊंगा प्राइम नंबर्स के बारे में, आपको अभी प्राइम नंबर समझ में आ गए जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं।
वन और इटसेल्फ, या कह सकते हैं जो सिर्फ दो नंबर से डिविजन होता है, वन से और अपने आप से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 24 का और 36 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 24 का और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो करवा दो, क्या आ गया मेरा, क्या कितना आ गया, 12 आ गया, फिर 2 से किया मैं कितना आ गया था, 6 आ गया, फिर 2 से किया 3 आ गया, और 3 से कितना किया 1 आ गया। आप सभी को कोई डाउट तो नहीं है? अब ये मत बोलना सर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना आता, ठीक है ना। ठीक है, आइए, तो 24 का मैंने प्राइम फैक्टर किया, उसके बाद 36, जब मैं 36 का प्राइम फैक्टर किया, करवा दो, 2 बन जा कितना होता है बेटा, 2 हो गया। अब यहाँ पे कितना आ गया, 1 बच गया, 16 हो गया। तो 2 8 कितना होता है 16, अगेन कितना हो गया, कितना हो गया 2 9 से कितना 18, अगेन 3 3 9 और 3 3 क्या 9। कोई डाउट तो नहीं है? सबसे पहले हमने, जब हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है किसी भी नंबर का, तो सबसे पहले हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ के लिए और एलसीएम के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एलसीएम फाइंड करने के लिए और एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या है उसको कराता हूं मैं। तो देखो मेरे पास क्या है, 24 लिखा हुआ है, मेरे क्या लिखा 24, बताओ उसके प्राइम फैक्टर क्या है। तो उसके प्राइम फैक्टर है क्या, 2 इंटू क्या बेटा 2 इंटू क्या बेटा 2, अगेन क्या 3। तो जो मेरे पास 24 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या 3, मेरे पास प्राइम फैक्टर आ गए। जो मेरे पास 36 का है उसके प्राइम फैक्टर क्या है, तो वो है क्या 2 इंटू क्या 2 इंटू क्या 3 इंटू क्या 3। तो मेरे पास 36 के और 24 के मैंने प्राइम फैक्टर्स लिखे। ठीक है, कोई डाउट है? 24 के और 36 के सबसे पहले मैंने प्राइम फैक्टर्स लिखे, उसके बाद उनको मैंने पावर्स में लिखा। बताओ जो 2 है वो कितनी बार लिखा हुआ है, जो 2 है वो 3 बार लिखा हुआ है, इसके 2 की पावर क्या हो गई 3 हो गई। बताओ ये 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो 3 की पावर क्या हो गई 1 हो गई। बताओ यहाँ पे जो 2 है वो कितनी बार है, जो 2 है वो कितनी बार है 2 बार लिखा है। बताओ 3 कितनी बार है, तो 3 भी यहाँ पर क्या है 2 बार है। तो पहला जो तरीका है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उन प्राइम फैक्टर्स को हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे। जो मेरा पहला तरीका है, तो मेरे पास जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको मैंने पावर्स की फॉर्म में लिखा। उसके बाद यदि मुझे एचसीएफ निकालना है, उसके बाद बेटा मुझे यदि एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, एचसीएफ निकालना है तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जो यहाँ पर क्या है बेटा, जो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर है, उन कॉमन फैक्टर्स की, जो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स हैं उन कॉमन फैक्टर्स की क्या लोएस्ट पावर, उन कॉमन फैक्टर्स की क्या लोएस्ट क्या पावर। कोई डाउट है आप लोगों को? क्या बोला मैंने, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी लोएस्ट पावर। तो बताओ बच्चे यहाँ पर जो कॉमन क्या है इसमें, एक तो इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, तो इनके पास क्या है कॉमन, क्या है 2 और 3 जो है इनके पास क्या है कॉमन फैक्टर्स हैं। और उन कॉमन फैक्टर की क्या लोएस्ट पावर, उन कॉमन फैक्टर्स की बेटा लोएस्ट पावर। तो यहाँ पर इसकी जो 2 है इसकी लोएस्ट पावर क्या है 2 है, और यहाँ पर जो 3 है इसकी पावर यहाँ 1 है, और यहाँ पे क्या है 2 है, तो लोएस्ट पावर क्या है इसकी 1 है। कितनी है बेटा 1 है। तो सबसे एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स और उन कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर। तो यहां पर ये हो गया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4 और 3 की पावर 1 कितना होता है 3, कितना हो गया 12 आपका एचसीएफ हो गया। 12 इज द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो क्या करना है, आपको लाइक करना है। ठीक है, नाउ तो एचसीएफ सही में आ गया। यदि अब मुझे क्या निकालना है बेटे, मुझे निकालना है बच्चे एलसीएम, मुझे एलसीएम निकालना है। और एलसीएम के लिए क्या होता है, तो जो एलसीएम के लिए होगा बेटा क्या, जितने भी फैक्टर्स यहां लिखे हुए वो फैक्टर्स और प्लस क्या उनकी क्या हाईएस्ट पावर। कोई डाउट तो नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, जो फैक्टर्स हैं वो और उनकी क्या बेटा हाईएस्ट क्या पावर। तो बताओ मेरे पास फैक्टर क्या है, यहां तो सिर्फ फैक्टर 2 ही है, एक 2 है और क्या है दोनों में 3 है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। 2 और क्या है 3 है, सिर्फ क्या है 2 और क्या है बेटा यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ 2 और क्या है 3 है। तो जो एक नंबर है इसमें 2 3 4 5 है, तो सब कुछ लिख लेंगे हम। सही में आ गया, जितने भी फैक्टर्स हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 फैक्टर्स हैं वो लिखे, और उनकी क्या हाईएस्ट पावर। तो बताओ इनकी हाईएस्ट 2 की जो हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, और 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है 2 है। तो 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है 3, और 3 कितनी हाईएस्ट पावर बेटा 2 है। तो बताओ कितना होगा, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 3 की पावर 2 कितना होता है 9, कितना हो गया 72 हो गया। तो जो एलसीएम है वो कितना आ गया, वो 72 आ गया। तो समझ में आ गया क्या बोला है मैंने, आपको समझ में आ गया होगा। एचसीएफ मतलब क्या, एचसीएफ मतलब क्या,
मेरे पास जो कॉमन फैक्टर है, मेरे पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसकी क्या लोवेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर्स की लोवेस्ट पावर, एलसीएम मतलब क्या जो फैक्टर है वो प्लस उनकी क्या हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो मेरे पास एक तरीका है, बोर्ड में मोस्टली जो 1 नंबर क्वेश्चन आते हैं वो आपको यहाँ पर जो उसके फैक्टर्स को पावर्स की फॉर्म में लिख देगा और बोलेगा एचसीएफ और एलसीएम निकालो। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है। एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर, एलसीएम मतलब जितने सारे फैक्टर्स हैं वो और उनकी क्या हाईएस्ट पावर। समझ में आ गया? ये मेरे पास एक तरीका था एलसीएम एंड आईसीएफ फाइंड करने का। मेरे पास अदर मेथड भी है, मैं इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड में ला देता हूं आपको अदर मेथड में। ठीक है, आइए। तो यहां पर एक क्वेश्चन लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन लिखा गया है, मैं यहाँ पर आपको अदर मेथड करा देता हूँ इस क्वेश्चन का। क्या करा देता हूँ मैं आपको? अदर मेथड करा देता हूँ इस किसका? इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चे, तो अदर मेथड क्या है सर यहाँ पर? अदर मेथड क्या है सर यहाँ पर? तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए क्या है बच्चे, ये जो क्वेश्चन है वो क्या आप लोगों के लिए, वो आप लोगों के लिए क्या है? एक होमवर्क है। ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क है। जो ये क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। आपको क्वेश्चन को करना है एंड कमेंट में मुझे क्या करना है? इस क्वेश्चन को देना है। कमेंट में इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट है मुझे बताना, मैं आपको ये डाउट को क्या करूंगा? क्लियर करूंगा आपके। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है बेटा, तो सेम जो क्वेश्चन था अभी वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है इसका अदर मेथड करा देता हूँ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो अदर मेथड क्या होगा इस क्वेश्चन का? जो इस क्वेश्चन है उसका जो अदर मेथड है वो अदर मेथड क्या है इस क्वेश्चन का, मैं आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, एक तरीका और क्या है, अगेन हमें 24 का और हमें क्या 36 का, ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ये जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ बोर्ड पर वो आपका होमवर्क है, आपको घर पे करना है। ठीक है, मैं आपको जो पुराना जो क्वेश्चन था उसका अदर मेथड करा रहा हूँ। ठीक है ना, अगेन हम लोग 24 का और 36 के प्राइम फैक्टर करेंगे। बताओ कितना हो गया? 12 हो गया। बताओ कितना हो गया? 6 हो गया। बताओ कितना हो गया? 3 हो गया। बताओ कितना हो गया? 1 हो गया। अगेन यहाँ पर क्या है, एक क्या लिखा है आपके पास 36 था तो कितना हो गया? 18 हो गया। कितना हो गया बताओ? 9 और कितना हो गया बेटा? 3 और क्या हो गया? 3 हो गया। ये हो गया आपके पास, कोई डाउट तो नहीं है? ये आपके पास 24 एंड 36 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ, कितना है? 2 इंटू क्या 2 इंटू क्या 2 इंटू क्या 3, ये लिखा मैंने। ये कितना है? 2 इंटू क्या 2 इंटू क्या 3 इंटू क्या 3। इन दो नंबर्स के ये क्या है? प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, मैं प्राइम फैक्टर लिखा। ठीक है, तो वहां पर तो हम इसको पावर्स में लिखते थे, फिर उसके क्या बोलते हैं? एचसीएफ मतलब क्या है? उस कॉमन फैक्टर उसकी लोएस्ट पावर, एलसीएम मतलब क्या वहां पर कि जो फैक्टर्स हैं वो प्लस उनकी हाईएस्ट पावर। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? हम कॉमन देखेंगे। एचसीएफ फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम लोग कॉमन देखेंगे। बताओ इसमें भी कॉमन 2 है, इसमें भी कॉमन 2 है तो मैंने 2 लिखा। बताओ इसमें कॉमन 2 है, इसमें भी कॉमन 2 है तो मैंने 2 लिखा। बताओ इसमें कॉमन क्या है? 3, इसमें भी कॉमन क्या है? 3 तो मैंने 3 लिखा। और बताओ 3 2 कितना होता है बेटा? 6 और 6 2 कितना होता है? 12। तो बताओ एचसीएफ क्या आ गया? 12 आ गया। और यहाँ पर भी बेटा एचसीएफ जो था वो क्या था? 12 था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चॉइस आपकी है, आपको कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डाउट तो नहीं है? तो एचसीएफ आ गया। अब अपन को निकालना है क्या? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या यहाँ बोला मैं? एचसीएफ के लिए करना है आपको कॉमन फैक्टर्स। क्या करना है एचसीएफ के लिए? कॉमन फैक्टर्स। डाउट तो नहीं है? एचसीएफ के लिए क्या करना है मुझे यहाँ पर? कॉमन फैक्टर्स। क्या करना है बेटा? कॉमन फैक्टर्स करना है एचसीएफ के लिए। क्या करना है? कॉमन फैक्टर्स लेने बस, वो मेरा एचसीएफ होगा। ठीक है, एलसीएम के लिए क्या करना है अपन को? जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो। एचसीएफ के लिए क्या करना है अपन को? जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो, कॉमन फैक्टर्स। एचसीएफ के लिए करना है अपन को कॉमन फैक्टर्स प्लस क्या? रिमेनिंग फैक्टर्स। प्लस में क्या? रिमेनिंग फैक्टर्स। जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो कॉमन फैक्टर्स प्लस में क्या बेटा? रिमेनिंग फैक्टर्स। बताओ कॉमन फैक्टर क्या है? तो 2 और 3, 2 और क्या 2 और क्या 3, मेरे पास कॉमन फैक्टर हो गए। बताओ बच क्या गया? यहाँ पर 2 बच गया और यहाँ क्या बच गया? 3 बच गया। तो मैं यहाँ पर क्या 2 और क्या 3 लिखूंगा। समझ में आ गया? ये जो था ना यहाँ से यहाँ तक वो क्या थे? कॉमन फैक्टर्स। और ये क्या बच गया? रिमेनिंग। ये बच गया ये वाला और ये वाला क्या है? रिमेनिंग। तो बताओ क्या हो गया? तो कितना हो गया? 2 2 4, 4 3 12 और 12 2 24 और 24 3 जा कितना होता है बच्चे? 72 होता है। तो एचसीएफ क्या आ गया यहाँ पर? 12 आ गया।
एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर 72 आ गया। सही में आ गया। तो मैंने आपको दो तरीके कराए एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का। पहला तरीका था आपको उसको उसके पावर्स की फॉर्म में लिखना है, देन कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर, एलसीएम मतलब जितने फैक्टर्स हैं वो उनकी हाईएस्ट पावर। और दूसरा तरीका था यहाँ पर अदर मेथड क्या है, यहाँ पर उसी क्वेश्चन को सॉल्व किया है मैंने जो पुराना क्वेश्चन कराया था। यहाँ पर हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, उसके बाद कॉमन जो फैक्टर्स होंगे वो मेरा एचसीएफ है और कॉमन फैक्टर्स प्लस रिमेनिंग फैक्टर्स जो होंगे वो मेरे पास क्या है, एलसीएम है। आई होप समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो ये जो क्वेश्चन यहाँ गिवन है स्लाइड पर वो क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, ठीक है। घर पे करके मुझे आंसर को कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है बच्चे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, मैं कहा था ना बोर्ड में मोस्टली बोर्ड में उसे बोला है क्वेश्चन क्या है, ए की पावर 3। क्वेश्चन क्या है, ए जो है ए उसकी पावर क्या है 2। मैं लिख देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ए की पावर क्या 2 है और क्या है बच्चे 3 की पावर क्या है 3 है और क्या है 5 की पावर 4 है। ये ए है। बी क्या है मेरे पास 2 की पावर 3 है और क्या है 3 की पावर 2 है और क्या है 5 की पावर कुछ नहीं तो 1 मान लिया। हमें ए और बी दो दे रखे हैं, क्या प्राइम फैक्टर्स की जो है वो पावर्स की फॉर्म में गिवन है मुझे ए और बी। हमें एचसीएफ निकालना है इस ए और बी का। तो मैंने कहा था कि पावर्स की फॉर्म में जब दे रखे होते हैं तो आपको कैसे कर लीजिए, आपकी चॉइस है, दोनों से हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ बताओ मैं क्या बोला था अभी आपको एचसीएफ निकालने के लिए, तो मैंने बोला था इसमें कॉमन फैक्टर्स, क्या बोला था मैंने पहली स्लाइड में, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है बच्चे। और क्या उनकी क्या लोवेस्ट पावर, क्या बेटा लोवेस्ट पावर, उनकी क्या लोवेस्ट पावर। सही में आ गया, उनकी क्या लोवेस्ट पावर, ठीक है। कॉमन फैक्टर और उनकी क्या लोवेस्ट पावर, ठीक है। जैसे आपकी ये स्लाइड थी, आपकी जो पुरानी स्लाइड थी, ये जो पुरानी स्लाइड है आपकी यहाँ पर, ये वाली स्लाइड्स मैंने बताई थी यहाँ पर, इस वाली स्लाइड में देखो कॉमन फैक्टर्स प्लस उसकी क्या लोवेस्ट पावर। तो सही में आ गया आपको बच्चे, डाउट है आपको, है भाई, डाउट तो नहीं है। तो इस क्वेश्चन कर लोगे ना, तो ए क्या है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4। बी क्या है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। कॉमन फैक्टर्स उसकी लोवेस्ट पावर। तो बताओ यहाँ पर, बताओ मेरे पास कॉमन फैक्टर्स क्या है। तो यहाँ पे क्या है कॉमन फैक्टर्स क्या है मेरे पास, बताओ कॉमन फैक्टर क्या है 2, 3 और 5। 2, 3, 5 तीनों में दे रखे हैं। 2, 3, 5 जो है तीनों में है, इसलिए वो क्या है कॉमन है। इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 3, इसके पास 3, इसके पास 5, इसके पास भी 5, तीनों में कॉमन हो गए। अब इसकी क्या है लोवेस्ट पावर। तो बताओ 2 की लोवेस्ट पावर क्या है 2 है। बताओ 3 की पावर लोवेस्ट क्या है, तो अगेन 2 है। बताओ 5 की लोवेस्ट पावर क्या है 1, यहाँ 4 है और यहाँ क्या है 1, तो 1 हो गया लोवेस्ट पावर। तो 2 की पावर 2 कितना होता है बेटा 4 हो गया। बताओ 3 की पावर क्या 2 कितना होता है 9, और बताओ बेटा 5 की पावर कितना हो गया 1 हो गया। 5 4 जा 20 और 29 जा कितना होता है बेटा 180 होता है। तो बताओ इसका एचसीएफ कितना है, तो बेटा इसका एचसीएफ है क्या 180। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आ गया। व्हाट इज द आंसर, आंसर कितना है सर, ऑप्शन बी 180, ठीक है ना। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर्स की क्या लोवेस्ट पावर, ठीक है। दोनों तरीके सिखा दिए मैंने आपको, जिससे भी आप कर सकते हैं। नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एलसीएम निकालना है, आपको एक क्वेश्चन गिवन है और आपको ऑप्शन दे रखे हैं। बताओ कमेंट सेक्शन में व्हाट इज द आंसर, ठीक है। बताओ आंसर क्या है और मैं आपको करा देता हूं। चलो मैं आपको करा देता हूं इस क्वेश्चन को। गिवन क्या है, हमें एलसीएम निकालना है। जो एक पहला टर्म है वो कितना है 2 की पावर 3 और क्या है 3 की पावर 1 और क्या है 5 की पावर क्या है 1। दूसरा टर्म क्या है 2 की पावर 4 और क्या है 5 और कितना है 7, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। डाउट तो नहीं किसी बच्चे को यहाँ पर। नाउ अब हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, हमें बताना है सर एलसीएम। तो एलसीएम के लिए मैंने आपको समझाया था, एलसीएम के लिए बताया था मैंने यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स हैं वो और उनकी क्या हाईएस्ट पावर, जितने भी फैक्टर्स हैं वो और उनकी बेटा क्या हाईएस्ट पावर, जितने फैक्टर्स हैं वो उनकी हाईएस्ट पावर। तो बताओ यहाँ फैक्टर्स क्या है 2 भी है दोनों में, तो 2 लिखा मैंने, और क्या है यहाँ पर 3 है 3 लिखा, और क्या है 5 है यहाँ पर तो मैंने 5 लिखा, और बच्चे क्या है 7 है तो मैंने 7 लिखा। सही ना, क्या बोला मैंने, जितने फैक्टर्स हैं वो और उनकी हाईएस्ट पावर। बताओ 2 की हाईएस्ट यहाँ पर कितनी पावर है 3, यहाँ कितनी है 4, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई 2 की 4, यहाँ 3 की पावर क्या कुछ नहीं 3 एक ही है तो 1 हो गई। 5 की पावर यहाँ 1, यहाँ पर भी क्या है 1 तो 1 लिखा, 7 की पावर भी क्या है
1 है। समझ में आ गया? कॉमन जितने भी यहाँ पर क्या है फैक्टर्स प्लस उनकी हाईएस्ट पावर, फैक्टर्स प्लस हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 4 कितना होता है बताओ बेटा, कितना होता है 16, और ये कितना है बेटा 3, ये कितना है बेटा 5, और ये कितना है 7। सॉल्व कर लेना। तो कैसे करो सॉल्व? इजी तरीका क्या है, 16 5 जा कितना होता है 80 लिखा मैंने, और प्लस 3 7 जा कितना होता है 21। अब कर लिया 21 का, तो कितना आ गया 0 आ गया, और 21 8 बन जाए क्या 8 हो गया, 8 हो गया 16 हो गया। अब 1 कितना आंसर आ गया 1680 इज द राइट आंसर, 1680 इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बोला है समझ में आ गया? जब भी आपको एलसीएम निकालना है तो क्या फैक्टर्स और उनकी क्या बच्चे हाईएस्ट पावर, फैक्टर्स और उनकी क्या हाईएस्ट पावर। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आपको थम्स अप करना है, ठीक है। जब भी आप वीडियो देखें समझ में आ गया तरीका, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, आई होप आप सभी को जितनी मैं पढ़ा रहा हूं मैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है तो आपको थम्स अप करना है, आपको लाइक करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो अभी तक हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा, क्या होते हैं और उनको हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, हमने उनके 2 तरीके पढ़े। उसके बाद इन एचसीएफ का और एलसीएम का एक रिलेशन है जहां से बोर्ड के एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। तो हमें क्या है एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन बताना है। मेरे पास ए और बी, मेरे पास क्या है 2 नंबर है, तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है क्या एचसीएफ किसका, उन 2 नंबर्स का। मैं लिख सकता हूं ए और बी का, ठीक है, क्योंकि ए बी मेरे पास 2 नंबर है। और मेरे पास सर क्या एलसीएम, एलसीएम किनका, इन 2 नंबर्स का। एचसीएफ इनटू जो एलसीएम इक्वल टू होता है क्या प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब 2 नंबर का क्या मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का क्या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो एचसीएफ मैं इसको लिख सकता हूं और तरीके से क्या एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, या वी कैन राइट दिस वन सिंपल वे क्या एचसीएफ इनटू क्या एलसीएम इक्वल्स टू क्या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो यहाँ पर क्या है ए इंटू बी है, यहाँ पे क्या है ए और बी। और ये 2 नंबर तो कुछ भी सकते हैं, यहाँ पर अभी जो 2 नंबर है वो ए और बी है, जरूर हो ना ए और बी रहेगा, हो सकता है एक्स बाई यू, हो सकता है डब्ल्यू जेड हो, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया? एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब 2 नंबर का मल्टीप्लाई, 2 नंबर का मल्टीप्लाई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। ये समझ में आता है प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, या यू कैन राइट व्हाट, आप लिख सकते हैं क्या बेटा, आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, ये भी लिख सकते हैं आप लोग क्या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ क्या 2 नंबर, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू ए एंड बी, ठीक है। नाउ इसी पर बेसिस एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है सर, एचसीएफ और 2 नंबर जो मेरे पास 2 नंबर है उनका नाम क्या है, एक ए है एक क्या मेरे पास बी है, वो कितना है बेटा 5 है। 2 नंबर का मतलब क्या गिवन है, मुझे गिवन है क्या जो एचसीएफ है वो कितना है मेरे पास बेटा, वो मेरे पास कितना है 5 है। सबसे पहले ये सीबीएसई 2019 में आया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या है आपको एचसीएफ गिवन है, बताओ एचसीएफ कितना गिवन है, तो जो एचसीएफ है बेटा वो कितना यहाँ पर 5 है, जो एचसीएफ है बेटा वो यहाँ पर 5 है, एंड एलसीएम जो यहाँ पर है वो कितना है 200 है, और जो एलसीएम है ना बेटा वो कितना है 200 है। आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको निकालना है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। आपको ए एंड बी का प्रोडक्ट निकालना है, आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर निकालना है, क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर निकालना है, आपको प्रोडक्ट निकालना है 2 नंबर का, ठीक है। समझ में आ गया क्या क्वेश्चन गिवन है, आपको एचसीएफ दे रखा है, आपको एलसीएम दे रखा है, आपको 2 नंबर का प्रोडक्ट निकालना है। तो वही सेम तरीका क्या है, वही एचसीएफ इनटू क्या एलसीएम, एचसीएफ इक्वल्स टू इनटू एलसीएम इक्वल्स टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ क्या ए एंड बी, ए और बी का क्या प्रोडक्ट, 2 नंबर का क्या प्रोडक्ट। बताओ एचसीएफ कितना है 5 है, बताओ एलसीएम कितना है बेटा 2 है, 200 है,
एलसीएम कितना है 200 है, हमें निकालना प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो कितना हो गया, तो 200 इंटू 5 कितना हो गया 1000, कितना हो गया 1000, तो ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ गया 1000 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया। सिंपल सा एक फॉर्मूला, एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, और वो क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जो सीबीएसई 2019 में आया है, ए बी का जो एचसीएफ है वो यहाँ 5 दे रखा है, एलसीएम जो है वो 200 है, आपको ए और बी का प्रोडक्ट करना है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एचसीएफ 5 इंटू एलसीएम 200, और ये क्या ए बी, आपका ए बी कितना आ गया 1000 आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपको क्या हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ आपके लिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन उसी फॉर्मूले पर, सिंपल, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। आपको एचसीएफ दे रखा है, आपको एचसीएफ दे रखा है 11, आपको जो यहाँ पर एचसीएफ है वो कितना है भाई 11 है, एचसीएफ कितना है भाई 11 है, एलसीएम जो है वो कितना है भाई, ये दे रखा है एलसीएम, एलसीएम कितना है भाई सर यहाँ पर, तो जो एलसीएम है ना बेटा वो दे रखा है क्या 253 इंटू क्या आर, ये आपको एलसीएम दे रखा है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अब ऐसा नहीं सर आर की वैल्यू कैसे निकालूंगा सर, मुझे तो सर निकालना नहीं आएगा, भाई टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ हमने पढ़ा क्या है उस पर काम करेंगे। और दो नंबर क्या है, तो जो पहला नंबर है वो कितना है सर ये है, और दूसरा नंबर क्या है ये गिवन है आपको, तो आप लिख सकते हैं, मैं इसको ए मान लेता हूँ, जो मेरे पास ए है वो कितना है 5, ये क्या है 523 है, और जो मेरे पास बी है वो 440 है। हमें एचसीएफ दे रखा है 11, हमें एलसीएम दे रखा है 253 इंटू आर, हमें ए की जो वैल्यू है मैंने मान लिया उसको ही, मतलब फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है 253 है, और जो सेकंड नंबर है वो क्या है 440 है। आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है, आर की वैल्यू, कंफ्यूज नहीं होना, हम जानते हैं क्या है, बताओ हम क्या जानते हैं, एचसीएफ इंटू क्या एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ क्या टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। बोलो डाउट है बच्चे, डाउट तो नहीं किसी को भी। बताओ एचसीएफ कितना है यहाँ पर बेटा 11, बताओ एलसीएम कितना है, तो है सर क्या 253 इंटू आर दे रखा है। बताओ प्रोडक्ट क्या है दो नंबर का, बताओ मेरे पास ए क्या है, मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब ए और बी का क्या मल्टीप्लाई, बताओ ए कितना है 253 है, बताओ मेरे पास बी कितना है, मेरे पास बी है क्या 440, बी कितना है 440। तो ये एचसीएफ, ये एलसीएम, और ये क्या है ए और क्या बी। कोई डाउट परेशानी दिक्कत, आर के साथ ये जो नंबर है, आर के साथ ये जो नंबर है वो क्या है मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो गया डिवाइड में, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं फर्दर, तो सॉल्व क्या है 253 इंटू जो चीज़ राइट में लिखी उसको ऐसे रहने दो 440, आर के साथ ये जो नंबर थे मल्टीप्लाई में थे, इधर आगे कहाँ हो गए सर डिवाइड में, तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है, ये 253 है, 253 से 253 कैंसिल आउट हो गया, और 11 कितना 4 जा 11 4 जा, तो ये कट गया आपके पास। बताओ आर कितना आ गया 40 आ गया। यहाँ से मैंने क्या किया है सिर्फ सॉल्व किया है, ये क्या किया है मैंने सिर्फ सॉल्व किया है। बोलो आपको डाउट तो नहीं है, आर कितना आ गया 40। तो कुछ भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन भी आपकी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। आपको एचसीएफ दे रखा है, आपको एलसीएम दे रखा है, आपको दो नंबर दे रखे हैं, आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है, आपको एक सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आपको ये लिखा, आपने वैल्यू पुट करी, आर के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके डिवाइड में आ गए, आपके पास आर की वैल्यू आ गई, आपके पास आर की वैल्यू आ गई कितनी 40। बताओ कोई डाउट है यहाँ पर? यदि आपको कोई डाउट नहीं है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, और ये दोनों ही क्वेश्चन सेम है, बस लैंग्वेज अलग है। ये दो क्वेश्चन जो गिवन है यहाँ पर, ये दोनों ही सेम है, बस लैंग्वेज का अंतर है। आपको क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज इतना। जो एलसीएम है किसका, एक नंबर 12 का और एक नंबर 42 का, वो आपको ये गिवन है, आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन सही में आ गया क्या है, आपको दो नंबर गिवन है, उन दो नंबर का एलसीएम गिवन है, तब आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। या इस क्वेश्चन को मैं ऐसे पढ़
पढ़ सकता हूं द एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 10m + 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एलसीएम गिवन है आपको यहाँ पर, तब आपको m की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस लैंग्वेज अलग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा? सर यहाँ पर फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो एग्जाम में हम लोग कैसे समझेंगे कि इस क्वेश्चन में मुझे करना क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन करो ना एग्जाम में, तो देखो सबसे पहले डाटा क्या क्या गिवन है आपको। गिवन क्या है आपको? एलसीएम गिवन है। एलसीएम इज कितना? 10m + 4। तो मैं भी लिख लेता हूं आपके लिए, जो एलसीएम है बताओ वो क्या है? 10m + 4 है। जो एलसीएम है ना बच्चे, वो कितना है? 10m + 4 है। हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर मेरे पास 12 है, एक नंबर सर मेरे पास कितना है? 42 है। हमारे पास 2 नंबर्स भी गिवन है। बच्चे बताओ, हमें एलसीएम गिवन है, हमें एलसीएम गिवन है, और कहीं से मैं एलसीएम की वैल्यू निकाल लूं तो ये भी मेरे पास एलसीएम, और जो आंसर आएगा वो भी क्या है? एलसीएम। तो क्या मैं इस 12 का और इस 42 का एलसीएम नहीं निकाल सकता? क्या मैं इस 12 का और इस 42 का एलसीएम नहीं निकाल सकता? तो निकलवा दो। इस 12 का एलसीएम क्या होगा? तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा कितना होता है? 6 और 3 3 जा कितना होता है बच्चे? 1 होता है। क्या इस 42 का एलसीएम नहीं निकाल सकता? तो निकलवाओ, कितना होगा? 21। और बताओ बेटा कितना होगा? 3 7 जा 21 और 7 बन जा 7। तो बताओ, मैंने अभी पढ़ाया था आपको, एक तो पावर्स की फॉर्म में, या फिर क्या जो कॉमन नंबर्स हैं वो, और क्या रिमेनिंग टर्म्स, रिमेनिंग नंबर। ठीक है, तो 12 का जो है 12 यहाँ लिखा है 2 × 2 × 2 क्या 3, 2 × 2 × क्या 3, इसके क्या है? फैक्टर्स हैं। 42 के फैक्टर्स क्या है बताओ जल्दी? 2 × क्या 3 × क्या 7, ये 43 के क्या है? फैक्टर्स हैं। हमें एलसीएम निकालना है बच्चे। तो बताओ एलसीएम क्या? कॉमन, बताओ कॉमन क्या है इन दोनों में? 2 है। बताओ और कॉमन क्या है? तो ये और कॉमन क्या है सर? 3 भी है। और कुछ कॉमन है क्या? नहीं। तो फिर क्या? रिमेनिंग नंबर 2 और क्या 7। तो अभी मैंने सिखाया था नेक्स्ट पुरानी स्लाइड में कि कॉमन टर्म्स प्लस क्या रिमेनिंग फैक्टर्स। तो कॉमन आ गए 2 और 3 करो जरा। 2 3 कितना होता है? 6 और 6 2 जा कितना होता है? 12 और 12 7 जा कितना होता है बेटा? 84 होता है। 12 7 जा बेटा कितना होता है? 84 होता है। बोलो किसी बच्चे को यहाँ पर डाउट है? 12 7 जा 84 हो गया। तो बताओ ये भी क्या गिवन है? एलसीएम। ये भी क्या गिवन है? एलसीएम। और ये भी क्या आ रहा है? एलसीएम। ये भी क्या गिवन था? एलसीएम। ये भी क्या आ रहा है? एलसीएम। तो बताओ क्या मैं 10m + 4 को 84 के बराबर नहीं लिख सकता? क्यों? ये भी क्या था? एलसीएम। और ये भी क्या है बच्चे? एलसीएम। बताओ किसी को डाउट है? किसी को डाउट है क्या? तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमें गिवन क्या है। तो मुझे यहाँ पर एलसीएम गिवन था और मुझे यहाँ पर 2 नंबर्स गिवन है। क्या इन 2 नंबर्स का मैं एलसीएम नहीं निकाल सकता? मैं एलसीएम निकाल सकता हूं। तो मैंने आपके लिए एलसीएम निकाला, जो मैंने आपको 2 तरीके से सिखाया, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हमने यहां पर एलसीएम निकाला। एलसीएम मेरे पास 84 आ गया, सॉरी हमारे पास एलसीएम 84 आ गया। यहां पर भी मेरे पास एलसीएम है, ये भी एलसीएम, ये भी एलसीएम, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये 4 यहां पर प्लस का, इधर आके कैसा हो गया बच्चे? माइनस का हो गया। तो 84 माइनस का 4, 10m = कितना आ गया बेटा? 80 आ गया। ठीक है, m कितना आ गया? सॉल्व कर लिया। m के साथ एक मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ गया। तो बताओ m की वैल्यू कितनी आ गई? तो जो m की वैल्यू है ना बेटा, वो 8 आ गई। बोलो किसी बच्चे को यहाँ पर डाउट है? आई होप आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि आपको समझ में आ रहा है तो जब भी आप इस वीडियो को देखें आप पक्का आप लाइक करेंगे। ठीक है ना, समझ आ गया? ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन सेम है, बस लैंग्वेज का अंतर है कि एलसीएम जो दे रखा है वो ये दे रखा है, आपको m की वैल्यू निकलवाई है उसने। अगेन जो एलसीएम ऑफ 42 एंड क्या 12 is expressible in the form of this, again find the value of m। दोनों क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज अलग अलग है। आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें यहाँ एलसीएम गिवन है तो हमने भी क्या निकाल लिया? एलसीएम निकाल लिया। तो ये भी क्या है? एलसीएम। और ये भी क्या है बच्चा? एलसीएम। ठीक है, डाउट है? समझ में आ गया? नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक
तो हमने अभी तक बेसिक करा, हमने फिर उसके बाद यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ का रिलेशन जाना। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। और आपका ये लास्ट टॉपिक है यहाँ पर प्राइम नंबर्स के बारे में। हालांकि जब मैं आपको फैक्टर्स समझा रहा था, मैंने आपको प्राइम नंबर्स के बारे में समझाया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। यहाँ क्या लिखा है पता नहीं, प्राइम नंबर्स मतलब क्या, ऐसे नंबर्स जो जिसके सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ टू फैक्टर्स है, हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, हैविंग क्या, ओनली टू फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ क्या है, टू फैक्टर्स हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर्स। टू फैक्टर मतलब सर, टू फैक्टर मतलब क्या, एक तो वन और एक क्या, इटसेल्फ। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इस दुनिया के जितने भी नंबर हैं उनके दो फैक्टर्स होते हैं हमेशा, एक वन और एक क्या, इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर है, वन और इटसेल्फ, उसको कहते हैं हम लोग क्या, प्राइम नंबर। किसी को कोई परेशानी है, दिक्कत, डाउट, सही में आ गया? तो व्हाट इज प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर जिनके टू फैक्टर्स होते हैं, वन और इटसेल्फ, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो बताओ क्या टू प्राइम नंबर है? हाँ सर है, क्योंकि टू के पास दो ही फैक्टर है, एक क्या, वन और एक क्या, टू। फैक्टर में डाउट तो नहीं है, समझा दिए फैक्टर के बारे में, डाउट तो नहीं है। मतलब अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय दैट नंबर कंप्लीटली, एक कोई नंबर जो उस नंबर से कंप्लीटली क्या होना चाहिए, डिविजिबल। मैं पूछूं बताओ 3 क्या प्राइम नंबर है? हाँ सर, इसके सिर्फ क्या है सर, दो ही तो फैक्टर है, जो 3 है वो 1 से भी डिविजिबल, जो 3 है वो 3 से भी डिविजिबल। मैं पूछूं आपसे क्या 4 प्राइम नंबर है? तो बताओ 1 से डिविजिबल, यस सर, 2 से डिविजिबल, यस सर, 4 से भी डिविजिबल। इसके पास 3 फैक्टर्स आ गए, इसलिए 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के बारे में किसी बच्चे को कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत, जिसके टू फैक्टर्स वन और इटसेल्फ, वो होता है प्राइम नंबर। तो मैं कहूँ आपसे 2 मेरे पास प्राइम नंबर, 3 मेरे पास प्राइम नंबर, 5 मेरे पास प्राइम नंबर, 7 मेरे पास प्राइम नंबर, 11 मेरे पास प्राइम नंबर, अप टू सो ऑन, ठीक है। तो आपको उसको प्रैक्टिस करने के लिए तरीका हो सकता है कि आप 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स लिखें कॉपी पर, तो वहां पर आपको क्लियरिटी और अच्छी तरीके से आएगी, ठीक है ना। तो समझ में आ गया बच्चे, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके सिर्फ दो फैक्टर, वन और इटसेल्फ, उसके पास को प्राइम। तो जब हमने प्राइम पढ़ रहे हैं तो को प्राइम ही पढ़ लेते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो ऐसे दो नंबर्स जो जरूरी नहीं है प्राइम हो या ना हो, इनका नाम तो को प्राइम है भाई, इनका नाम क्या है, को प्राइम, लेकिन जरूरी नहीं है वो दो नंबर प्राइम ही रहें। ऐसे दो नंबर जिनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, किसके अलावा, 1 के अलावा। ऐसे नंबर जिनके पास 1 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर, सॉरी, ऐसे नंबर जिनके पास 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, उसको बोलते हैं को प्राइम, या सिंपली वी कैन से दैट जिनका एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है। कैसे भी समझ लीजिए, आपकी चॉइस है। 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं, वो क्या होते हैं आपके को प्राइम। मैं लिखा आपके लिए, क्या बताओ 2 और 3 को प्राइम है? तो आपने कहा सर इसका जो 1 है इसका एक फैक्टर 1 होता है, एक फैक्टर 2 होता है, जो 3 है इसका फैक्टर 1 होता है, इसका एक क्या होता है, 3 होता है। तो बताओ कॉमन क्या है इन दोनों में? तो कॉमन 1 है, तो मैंने वही तो लिखा है 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया सर, जो 2 और जो 3 है आपके को प्राइम है। क्या है आपके को प्राइम है। क्या सर 4 और 5 को प्राइम होंगे? तो मैंने कहा 4 का एक 1 फैक्टर, एक 4 का 2 फैक्टर, एक 4 का 4 फैक्टर, लेकिन 5 का सिर्फ 1 और क्या 5 फैक्टर। बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन बेटा सर क्या है, 1 है। तो इसका मतलब सर ये हो गया 4 और 5 भी मेरे क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब जरूरी नहीं है वो नंबर प्राइम हो, को प्राइम मतलब ऐसे नंबर जिनका 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तो इनके पास, इसके पास 1 आ रहा है, इसके पास कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, सिर्फ 1 ही उसका कॉमन फैक्टर, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, को प्राइम। आपको प्राइम समझ में आ गया, आपको को प्राइम समझ में आ गया। उसके बाद है हमारा सर क्या, ट्विन प्राइम। तो सर ये ट्विन प्राइम क्या होते हैं, पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर दैट डिफर बाय 2। अब यहाँ पर वो प्राइम नंबर होना जरूरी है। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या है, 2 है, उसको बोलते हैं सर हम लोग क्या, ट्विन प्राइम। ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है वो होते हैं आपके पास क्या, ट्विन प्राइम। ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है वो आपके ट्विन प्राइम। तो मैं लिखूंगा आपके लिए क्या, 2 और 3। बताओ क्या ये ट्विन प्राइम है? सर ये प्राइम तो है लेकिन ट्विन
प्राइम नहीं है, क्योंकि 3 माइनस का 1 कितना होता है 1, इनका डिफरेंस 2 नहीं है। सही में आ गया। मैं आपके लिए लिखूं क्या 3 और 5, बताओ क्या ये ट्विन प्राइम है। देखते हैं 5 में से हम जब 2 सब्ट्रैक्ट 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस 5 से यदि मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है। भाई जब मैं 5 से 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो डिफरेंस है 2 आ रहा है, इसका मतलब हो गया जो 3 और 5 का जो पेयर है वो ट्विन प्राइम है। ठीक है, मैं पूछूं बताओ 5 और 7 क्या ट्विन प्राइम है, तो आप कहेंगे सर हाँ सर, 7 में से जब मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो डिफरेंस 2 आ रहा है, तो 7 और 5 भी क्या है ट्विन प्राइम है। तो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 है, ऐसे वो पेयर्स वो प्राइम नंबर्स के पेयर जिनका डिफरेंस 2 है उसको हम ट्विन प्राइम कहते हैं। तो 3 और 5 ट्विन प्राइम, 5 और 7 ट्विन प्राइम, और 11 और 13 भी क्या है ट्विन प्राइम है। क्या मैं पूछूं 13 और क्या 17 ट्विन प्राइम है? नहीं, इनका जो डिफरेंस है बेटा 4 आ गया, तो ये ट्विन प्राइम नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपकी इस क्लास का लास्ट टॉपिक, और लास्ट टॉपिक है क्या कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, यहां क्या लिखा है आप सिर्फ सिंपल समझो, ऐसे नंबर जो 1 से भी डिविजिबल है, ऐसे नंबर जो 1 से भी डिविजिबल है, ऐसे नंबर जो अपने आप से भी डिविजिबल है, इसके अलावा और किसी से डिविजिबल है, उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। कहने का मतलब है मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन क्या 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स से ज्यादा फैक्टर्स हैं उसको हम लोग कंपोजिट कहते हैं। मैंने बताया था दुनिया का ऐसा कोई सा भी नंबर हमेशा उसका 1 और इटसेल्फ तो होता ही फैक्टर है, 1 और इटसेल्फ के अलावा और कोई फैक्टर्स है, ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। समझ में आ गया। मैं सिंपल सी भाषा में जो नंबर 1 और अपने आप से के अलावा और किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर मेरा कंपोजिट नंबर होता है। मैं पूछूं आपसे बताओ क्या 2 कंपोजिट है, तो आपने कहा सर ये तो 1 और इटसेल्फ से आता है बस। मैं पूछूं आपसे क्या 3 कंपोजिट है, तो आपके सर ये 1 और 3 से आता है बस। मैं पूछूं क्या 4 कंपोजिट है, तो आप कहेंगे सर ये तो 1 से भी डिवाइड होता है, ये तो 2 से भी डिवाइड होता है, ये तो 4 से भी डिवाइड होता है, इसलिए 1 और 3 तो आपके कंपोजिट नहीं है, लेकिन 4 आपका कंपोजिट नंबर है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं बताओ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सर मेरे पास क्या 4। जो मेरा 4 है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर क्या जो 1 इटसेल्फ के अलावा अपने आप से डिविजिबल, 1 इटसेल्फ के अलावा अपने आप से भी डिविजिबल, उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो मेरे पास 1, मेरे पास जो 4 है, मेरे पास जो 6 है, मेरे पास जो 8 है, मेरे पास जो 9 है, ये सारे क्या है कंपोजिट नंबर है। 1 इटसेल्फ के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल है तो वो फैक्टर्स वो नंबर कंपोजिट नंबर होता है। 1 इटसेल्फ के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये थी आपकी रियल नंबर प्रगति बैच की पहली क्लास, और हमने आज चैप्टर डिस्कस किया रियल नंबर, उसका भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जाना। और बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है कि आपका उस चैप्टर में फ्लो बनाने के लिए, जब तक आपको उस चैप्टर की टर्मिनोलॉजी नहीं पता, आपको पता ही नहीं है रेशनल नंबर क्या होता है, आपको पता ही नहीं है प्राइम नंबर क्या होता है, तो आप कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, थम्स अप करना है। ठीक है, आपको लाइक करना है। ठीक है बच्चे, तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो यही थी आपकी लास्ट क्लास। थैंक यू सो मच। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है जो मैंने समझाया उसमें आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट को रीड करूंगा, मैं उनको रिप्लाई करूंगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये बता देना। और इस क्लास की जो जितने भी नोट्स हैं मैं आपको बता दूं, इस क्लास के जो नोट्स हैं वो नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन चैनल एप्टीट्यूड नेशन के नाम से चैनल है वहां पर मिलेंगे। तो इस वीडियो के जो आपको नोट्स हैं हमारे एप्टीट्यूड चैनल का जो एप्लीकेशन है आपको उस एप्लीकेशन पे मिलेंगे। सही में क्या बोला है मैंने, आपको इस चैनल के जो नोट्स हैं हमारे एप्टीट्यूड नेशन के जो चैनल है उसका क्या है एप्लीकेशन। तो सेम चैनल भी एप्टीट्यूड नेशन के नाम से और हमारा
एप्लीकेशन भी किसके नाम से, एप्टीट्यूड नेशन के नाम से है। तो मैं इनके जो नोट्स हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर एप्टीट्यूड नेशन के नाम से है, और हमारा एप्लीकेशन है एप्टीट्यूड नेशन के नाम से, एप्टीट्यूड नेशन के नाम से आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, यही था आपका लास्ट क्लास। थैंक यू।